हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों सामाजिक विज्ञान का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है दोस्तों अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट तक ही वीडियो को देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। एक अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, देख लीजिए आंसर क्या लिखा है। आंसर लिखेंगे दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रायः दो दृष्टियों से किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर तथा व्यवसाय के आधार पर। किसमें किया जाता है दोस्तों, दो वर्गीकरण के दृष्टियों पर किया जाता है। तो एक स्वामित्व के आधार पर, एक होता है व्यवसाय के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसके दो प्रमुख क्षेत्र हैं, निजी एवं सार्वजनिक। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र होता है स्वामित्व के आधार पर दोस्तों। और क्या होता है व्यवसाय के आधार पर। व्यवसाय के आधार पर क्या देख लीजिए, व्यवसाय के आधार पर होता है दोस्तों, इसके तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों। व्यवसाय के आधार पर तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और स्वामित्व के आधार पर दोस्तों कितने क्षेत्र होते हैं, वो दो क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र एवं सामाजिक सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार की विवेचना क्या करने के लिए। अर्थव्यवस्था दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला लिखा है दोस्तों, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है दोस्तों। देख लीजिए कौन कौन सी होती है। एक होती है दोस्तों विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था। एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। किसके आधार पर, विकास के आधार पर दो अर्थव्यवस्था के दो भाग होते हैं दोस्तों। पहला भाग होता है दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है दोस्तों विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए उसके बाद देते हैं दूसरा लिखा है दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार होती है, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी होती है देख लीजिए। फर्स्ट लिखा है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा लिखा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा लिखा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। पहला होती है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होती है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आपको पूछ देगा स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो बताएंगे तीन प्रकार की होती है। और पूछ देगा दोस्तों कि विकास के आधार पर कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, आपको बता दिए कौन कौन सी होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद पूछ दिया स्वामित्व का आधार जो होता है दोस्तों, तीसरा जो होता है पॉइंट लिखे थे आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपको पूछ दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देख लीजिए दोस्तों कैसे लिखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी इन दोनों अर्थव्यवस्था के बीच का मार्ग है ना। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था के बीच का मार्ग है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था निजी उद्यम तथा सरकारी दोनों के द्वारा संचालित होती है, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के अधीन होते हैं, तो शेष निजी उद्यम के हाथ में क्षेत्र दिए जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच का स्वर्णिम मार्ग कह सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। भारत जो है दोस्तों ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार है, क्योंकि इसमें जो है तो कुछ अधिकार लोगों को होता है और कुछ सरकारों की। कुछ क्षेत्र क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या होता है सरकार के हाथों में होता है और कुछ होता है दोस्तों जनता के हाथों में होता है। इसे कहेंगे दोनों समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के बीच का वर्णन को क्या कहेंगे दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। ये भारत इसका उदाहरण है। भारत इसका क्या है, उदाहरण है। और भारत को पूछ देगा आपको भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है ना। भारत कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो आपको क्या बताना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसको।
उसके बाद लिखा जाए तो पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, समझाइए। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है दोस्तों, आपको समझाना है। देख लीजिए, उत्तर लिखें दोस्तों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी का अधिकार होता है, किसी व्यक्ति का अधिकार होता है पूंजीपति में दोस्तों। पूंजीवादी में किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लाभ के लिए चलाई जाती है, इस अर्थव्यवस्था को लाभ के लिए चलाई जाती है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का प्रबंधन क्या करता है, प्रबंधन सरकार के हाथों में होता है। यह सामाजिक कल्याण के लिए उद्देश्य चलाई जाती है। क्या ये सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों के लिए चलाई जाती है। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें क्या होगा, सरकार के व्यक्ति या निजी संस्थान अधिकार होता है, सरकार के हाथ में होता है, या किसी व्यक्ति के हाथ में निजी अर्थव्यवस्था हो तो उसे कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था उसे कहेंगे जिसमें उत्पादन के सभी साधन प्रबंधन सरकार के हाथ में होता है, उसे कहेंगे क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, आप इसको समझेंगे। यही अंतर था दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कौन कौन साधन हैं, उदाहरण दे। देख लीजिए, ऑप्शन लिखे, उत्तर लिखें दोस्तों। उत्पादन के निम्नलिखित 5 साधन है, उत्पादन के निम्नलिखित 5 साधन है। कौन कौन साधन देख लीजिए आप, साधन देख लीजिए, लिखे हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 भूमि है, साधन क्या है, भूमि है। दूसरा है श्रम, तीसरा क्या है दोस्तों, पूंजी, और चौथा है संगठन, और पांचवा है साहस। बताइए दोस्तों ये क्या है, ये तीनों जो है दोस्तों, पांचों जो है क्या, उत्पादन के निम्नलिखित साधन। कोई भी चीज़ को उत्पादन आप कभी कर सकते हैं जब ये पांचों चीज़ सम्मिलित रहे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं दोस्तों। उत्तर देख लीजिए, उत्तर क्या लिखा है, अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। आपको बताएं दोस्तों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप उसे कहेंगे, अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका उपयोग अपनी निजी लाभ के लिए करते हैं, अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे में हो गया जैसे अमेरिका अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पूछेगा कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आप बताएंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद लिखा है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देख लीजिए, उत्तर लिखे हैं दोस्तों। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक नई आर्थिक व्यवस्था है, इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन राज्य अथवा सरकार के अधीन होते हैं। सभी उत्पादन किसके अधीन होते हैं दोस्तों, किसके हाथ में होते हैं, राज्य तथा सरकार के हाथ में होते हैं, तथा इन पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इस पर राज्य का क्या होता है, स्वामित्व यानी अधिकार होता है दोस्तों। इस व्यवस्था में अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं वरन एवं लोक कल्याण का होता है। क्या होता है दोस्तों, ये सामाजिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, लाभ उद्देश्य अर्जित करना नहीं होता है एवं लोक कल्याण के लिए होता है। इसमें समाज के प्रत्येक सदस्य की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। किसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के जितने भी साधन होते हैं दोस्तों किसके हाथ में होते हैं, तो राज्य एवं सरकार के हाथ में होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों, इसको आप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आधारभूत संचारण किसे कहते हैं, आधारभूत संचारण किसे कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, उत्तर लिखे हैं। आधारित संचारण का अर्थ उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के सहायक होते हैं, जो सहायक होते हैं। बोला आधारित
संरचना का अर्थ उन सुविधाओं तथा सेवाओं से होता है जो देश के आर्थिक विकास के लिए क्या हो, सहायक हो, मददगार हो। इसके अंतर्गत बिजली, इसके अंदर क्या आते हैं, बिजली आते हैं, परिवहन आते हैं, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि होते हैं। क्या होते हैं, देश के क्या होता है, लाभ के लिए ये किया जाता है। जो देश के लाभ के लिए जो काम किया जाए, जो संचार देश के लाभ के लिए चलाया जाए, उसे कहेंगे आधारभूत संचारण। क्या कहेंगे, संरचना कहेंगे दोस्तों, संरचना। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, तो जो देश के लिए, देश के लाभ के लिए चलाया जाए, जो चलाया जाए उसे कहेंगे, आप क्या कहेंगे, उस विकास को आधारभूत संरचना कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा जाए तो आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। उत्तर देख लीजिए, तो उत्तर लिखा, आधारभूत संरचना पर ही अर्थव्यवस्था की अधिरचना खड़ी होती है। आधारभूत संरचना पर ही अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना क्या होती है, खड़ी होती है। यह अर्थव्यवस्था की नींव है। यह अर्थव्यवस्था क्या है, नींव है दोस्तों। बिजली, सड़क, पानी, परिवहन एवं दर संचार की सुविधा के बिना आधुनिक समय में उत्पादन बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवन स्तर उठाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है। क्या, जीवन स्तर को उठाने में क्या है, आधारभूत क्या है, संरचना सबसे महत्व है। इसीलिए आधारभूत संरचना की, ये जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है दोस्तों, खड़ी हुई आधारभूत संरचना पे ही टिकी हुई है। ठीक है, चलिए, इसके बिना आधुनिक सभ्य समाज में कुछ नहीं हो सकता। जैसे दोस्तों बिजली, सड़क, पानी, परिवहन एवं दूरसंचार की सुविधा के बिना आधुनिक समय में कुछ नहीं बढ़ा सकता, कोई उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको समझोगे कि अर्थव्यवस्था अधिरचना किस पे खड़ी हुई है, तो आधारभूत संरचना पे ही टिकी हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा जाए तो आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। उत्तर लिखे तो आर्थिक विकास दो शब्दों से बना है। आर्थिक विकास किसने शब्दों से बना है, दो शब्दों से आर्थिक विकास बना है, आर्थिक तथा विकास। आर्थिक तथा विकास, इसके अंतर्गत सभी मानवीय, पूंजीगत तथा प्रकृति एवं तकनीकी संसाधनों का विकास शामिल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है तो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, समझावे। देख लीजिए, उत्तर लिखे हैं, प्रत्येक देश का आर्थिक विकास अनेक घटनाओं से प्रभावित होता है, जैसे जनसंख्या की मात्रा, पूंजी का निर्माण, तकनीकी विकास आदि। इन घटनाओं को आर्थिक विकास के निर्धारण तत्व अथवा आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखे तो आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कौन कौन से घटक है। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कौन कौन से घटक है, देख लीजिए दोस्तों। उत्तर क्या लिखे हैं, उत्तर लिखे हैं दोस्तों, आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले दो घटक है। कितने घटक है, दो घटक है। पहला लिखे हैं दोस्तों को आर्थिक घटक, जैसे संसाधन, श्रम शक्ति इत्यादि, तथा दूसरा है दोस्तों, दूसरा देख लीजिए क्या क्या है। दूसरा अनार्थिक घटक, जैसे सामाजिक एवं राजनीतिक इत्यादि। ये दो घटक है, संसाधन, श्रम शक्ति इत्यादि है। और दूसरा है दोस्तों अनार्थिक घटक, जैसे सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि। ये क्या है दोस्तों, देख लीजिए आप कि आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले क्या है, ये घटक है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। चलते बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखे तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, भी आपको 2 नंबर में पूछ सकता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। देख लीजिए, उत्तर लिखेंगे वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। जितनी सारी क्रियाएं हैं दोस्तों, जैसे मजदूरी हो गया, वकील के पेशी हो गया, टीचिंग लाइन हो गया, जिससे हमें आय प्राप्त होती है, जो काम से हमें आय प्राप्त होती है, उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे व्यापार, उद्योग, चिकित्सक टीचिंग लाइन करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं,
वकालत करते हैं, है ना, ये सारे क्रिया जो जैसे मजदूरी करते हैं, वैसी सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आय मतलब पैसा दोस्तों, आय प्राप्त होती है, उसे हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आप इसको समझे होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, समझावे। उत्तर देख लीजिए दोस्तों, उत्तर लिखे हैं, भारत में आर्थिक नियोजन के लिए नीति योजना आयोग का गठन किया गया। यह 15 मार्च 1950 को अस्तित्व में आया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदोम अध्यक्ष होते थे। क्या होते थे? पदोम अध्यक्ष होते थे। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष अरविंद पनगटिया है, अरविंद पनगटिया है। ठीक है, कौन है इसका अध्यक्ष? तो अरविंद पनगटिया। 15 मार्च 1950 को अस्तित्व में आया। क्या आया? आर्थिक नियोजन, है ना, कि भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कौन सी संस्था, तो संस्था का नाम क्या था? नीति योजना का गठन हुआ। नीति योजना जो कब हुआ दोस्तों? 15 मार्च 1950 को। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में देख लीजिए कौन है? अरविंद पनगटिया। ठीक है, आप इसको याद रखिए। चलिए इसको भी याद रखिए, कब हुआ था ये, तो योजना कब बना था दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और सही से कॉपी पर उतार के नोट बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? आर्थिक नियोजन देख लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों। उत्तर लिखे हैं, आर्थिक नियोजन का अर्थ है देश के आय को इस प्रकार खर्च करना कि सर्वांगीण तथा सतत विकास हो, आने वाले पीढ़ी है दोस्तों वो भी सही से जी सके, ऐसे हमारे कह रहे हैं आय को, इन पैसे को खर्च करे। ठीक है, भारत में यह कार्य नीति आयोग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य देख लीजिए क्या क्या है। एक का मुख्य उद्देश्य लिख दिए दोस्तों। पहले हम लिखे संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना। संसाधन से आपको जो संसाधन आपको उपलब्ध है दोस्तों अभी, उस संसाधन को सतत विकास के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए सही से बचा कर रखने के लिए ऐसे प्रयोग करें कि आने वाला पीढ़ी जो है वो भी उसको सही से प्रयोग कर सके। दूसरा पॉइंट लिखे, आय के स्रोतों को बढ़ाना। आय के स्रोतों को बढ़ाइए, हमारे भारत कह रहे हैं दोस्तों आय के स्रोतों को बढ़ाइए। तीसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों, सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों के लिए भी राशि का अपघटन हो। राशि का क्या हो? अपघटन हो। चौथा पॉइंट लिखा है दोस्तों, चौथा देख लीजिए, चौथा पॉइंट अब क्या लिखा है? लिखा है, प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए आयोजन का निर्माण करना। प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए आयोजन का निर्माण करने की उस क्षेत्र में कैसे विकास हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन क्या है? संक्षेप में व्याख्या कीजिए। संक्षेप में बोल रहा है, शॉर्टकट में व्याख्या कीजिए कि आर्थिक नियोजन क्या है दोस्तों। उत्तर लिखें दोस्तों, उत्तर देख लीजिए। उत्तर लिखें योजना, क्या लिखें? उत्तर योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। क्या है? प्रयोग करना है। भारत में यह कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग के माध्यम से किया जाता है। ये क्या कहता है? योजना आयोग के माध्यम से ये भी क्या योजना संपन्न किया जाता है। इस प्रकार योजनाओं के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकास की गति को तेज कर आर्थिक विकास को करती चली आ रही है। ठीक है, चलिए आप समझोगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है दोस्तों, आप समझोगे। आर्थिक नियोजन को सही से प्रयोग करना और अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से वृद्धि करना, इसको क्या करता है? यह राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको आप समझोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय है? बिहार के पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जा सकता है दोस्तों, आप देख लीजिए दोस्तों। लिखा है, लिखे हैं दोस्तों, इसके निम्नलिखित उपाय पॉइंट में लिखे हैं दोस्तों। पॉइंट देख लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण। जब तक बिहार का जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जा सकता दोस्तों, तब तक बिहार पिछड़ेपन से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है और दोस्तों वहाँ जो अनाज उगती है दोस्तों, सही से उपजती है, सही से उसको पूरा नहीं कर पाते। इसे जनसंख्या सबसे ज़्यादा नियंत्रण करना सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों।
दूसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों शिक्षा का प्रसार। शिक्षा सही से बिहार में नहीं मिलता है दोस्तों। शिक्षा को मजबूत करना होगा दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम को जो पूरा मजबूत करना होगा, तभी बिहार में पिछड़ापन दूर हो पाएंगे। उसके बाद लिखा है तीसरा पॉइंट बाढ़ पर नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बार बार बिहार में बाढ़ आ जाते हैं, जिससे पूरे फसल बर्बाद हो जाते हैं। इससे बहुत ही क्या होते हैं, बिहार जो है पिछड़ेपन में गिनती की जाती है, सही से उसको आय प्राप्त ना हो पाती है, सही से वो खा पी नहीं पाते हैं, इसीलिए बिहार को पिछड़ापन में गिनती किया जाता है दोस्तों। ये तीसरा कारण है बिहार को पिछड़ापन में गिनती करने का। चौथा पॉइंट लिखा है तो उद्योगों का विकास। जब तक कारखाना नहीं खुलेंगे दोस्तों, है ना, 10-12 कारखाना 20 कारखाना नहीं खुलेंगे दोस्तों, तो उद्योगों का विकास नहीं होगा बिहार में, तब तक ये बिहार जो है आय के मामले में पीछे रहेंगे दोस्तों, हर चीज़ के मामले में पीछे रहेंगे। और हमारे भारत में ये बिहार राज्य जो है बीमारू और पिछड़ा राज्य में गिनती किया जाएगा दोस्तों। जो बीमारू राज्य या पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। आपको पूछ देगा दोस्तों कि बिहार को किस राज्य को बीमारू व पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, बिहार को बीमारू व पिछड़ा राज्य कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको बता दिए कि बिहार तभी पिछड़ापन से दूर हो सकते हैं या बीमारू राज्य से दूर हो सकते हैं जब तक जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का प्रसार, बाढ़ पर नियंत्रण एवं उद्योगों का विकास नहीं करेंगे, तब तक बिहार पिछड़ापन से कभी दूर नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको समझेंगे, स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा था बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 मुख्य कारणों को लिखे दोस्तों। फिर वही आ गया दोस्तों, देख लीजिए, वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछ दिया दोस्तों। बिहार के राज्य के पिछड़ेपन के निम्न कारण हैं, देख लीजिए दोस्तों क्या क्या फिर दिया आपको, है ना। फर्स्ट में लिखा था अशिक्षा वहाँ ज़्यादा है दोस्तों, अशिक्षित ज़्यादा है वहाँ दोस्तों, जनसंख्या ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट लिखा है तकनीक का अभाव है, तकनीक सही से नहीं है दोस्तों। पूंजी एवं आधारित संरचना का अभाव है। ठीक है, ये दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं दोस्तों पिछड़ापन में, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही भिविया है दोस्तों, आप इसको भिविया मान लीजिए दोस्तों, है ना, भिविया मान लीजिए, क्योंकि 2 नंबर में आपको पूछ सकता है दोस्तों। देख लीजिए क्या लिखे हैं, लिखा उपनिवेश किसे कहते हैं, उपनिवेश किसे कहते हैं दोस्तों। क्या देख लीजिए उत्तर क्या लिखे हैं, उत्तर लिखे हैं दोस्तों जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है, उसके द्वारा कब्जे में लिए गए देशों को ही उपनिवेश कहते हैं। और जो देश शक्तिशाली देश के कब्जे में रहता है, उसी देश को, जो कब्जा में रहता है, उसी देश को उपनिवेश कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, भारत भी 15 अगस्त देख लीजिए, भारत भी 15 अगस्त 1947 से पूर्व क्या उससे पहले दोस्तों ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, क्योंकि हमारा देश जो भारत था दोस्तों ब्रिटेन का क्या था, गुलाम था। 15 अगस्त 1947 से पहले आप जो दोस्तों हमारे भारत क्या था, एक उपनिवेश देश था, क्योंकि शक्तिशाली राष्ट्र जो था दोस्तों कौन था, ब्रिटेन था हमसे, और दोस्तों वो कब्जे में था। हमारे भारत क्या था, कब्जे में था, तो हमारा भारत क्या होगा, ये होगा उपनिवेश। क्या होगा दोस्तों, उपनिवेश होगा। तो भारत को ही उपनिवेश कहा जाता है। आपको सटीक उदाहरण दे दी दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से दोस्तों पहले जो आप देखेंगे ब्रिटेन जो शासन कर रहा था हमारे देश पर दोस्तों, तो हमारा देश क्या होगा, उपनिवेश होगा। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे उपनिवेश किसे कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं, कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं। देख लीजिए उत्तर क्या लिखे हैं, तो उत्तर लिखे हैं ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित रहते हैं, जैसे निर्भर रहते हैं दोस्तों। ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर निर्भर रहते हैं या जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है, जिसके उत्पादन क्या होता है, कृषि से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। ठीक है, आप इसको सही से देख लीजिए, जैसे आम से अचार बनना, टमाटर से टमाटर की चटनी, सरसों बनाना, ये सभी क्या है दोस्तों, ये कृषि जगत उद्योग के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद लिखा है दोस्तों नरेगा का पूर्ण रूप लिखिए। नरेगा का पूर्ण रूप लिखिए। क्या लिखा है दोस्तों? आंसर लिखे हैं दोस्तों, देख लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम। इसका हिंदी क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम। देख लीजिए क्या लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इंग्लिश में जब लिखेगा, लिखा है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या होता है इसका इंग्लिश? देख लीजिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत क्या है, इसके तहत शुरू की गई है। ये संक्षेप में, इसे संक्षेप क्या कहते हैं? नरेगा कहा जाता है। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? नरेगा कहा जाता है दोस्तों। किसे कहते हैं? इसका हिंदी क्या होता है? हिंदी देख लीजिए इसको, नरेगा क्या कहेंगे आप? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है दोस्तों, और इसको संक्षेप में क्या बोला? नरेगा बोला जाता है। जो देख लीजिए, एन से क्या होता है दोस्तों, ए से क्या होता है, आर से क्या होता है, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना के सही से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? देख लीजिए, उत्तर लिखें दोस्तों। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके तहत क्षेत्र के नागरिकों को खाने के लिए रोटी उचित सरकारी दर पर उपलब्ध कराता है। सार्वजनिक वितरण उसे कहते हैं दोस्तों जो खाने के लिए रोटी उचित सरकार के दर पर उपलब्ध कराता है, ताकि कोई भी गरीब रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति भी निर्धारित कैलोरी को पूरा कर सके, है ना। देख लीजिए तो राशन जैसे मिलता है दोस्तों, सार्वजनिक वितरण उसे कहा जाता है, प्रणाली कहा जाता है। जैसे राशन मिलता है दोस्तों, सरकार के जिस रेट, जो सरकार रेट बेचता है दोस्तों, उसी रेट पर गरीबों को दिया जाता है। तो इसको आप सार्वजनिक वितरण को प्रणाली को एक राशन वितरण के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जिस तरह राशन वितरण होते हैं और सरकार के जिस तरह दर होते हैं दोस्तों, और उसके उसी दर में क्या कहते हैं, गरीब रेखा के नीचे वाले लोग खरीदते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, और सही से पूरे पैसे उनको सही से दे पाते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? उत्तर लिखे तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्योग या व्यवसाय आते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है। जिसमें क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग या व्यवसाय आते हैं जिन पर सरकार का क्या होता है, निजी अधिकार होता है। सरकार क्या होता है, अधिकार होता है। इस क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा संचालित एवं नियमित होते हैं तथा सरकार ही इनका एकमात्र स्वामी या प्रमुख अंशधारी होते हैं। यह क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया में लोक कल्याण को अधिक महत्व देता है दोस्तों। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र उसे कहते हैं जिस उद्योग या व्यवसाय पर किसका अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो। ठीक है, और ये संचालित एवं नियमित होते हैं, तो सरकार उनके एकमात्र स्वामी और क्या होते हैं, प्रमुख अंशधारी होते हैं, और लोक कल्याण के इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसको समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों कुल यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ये बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर में पूछ देगा दोस्तों। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? आंसर लिखा है दोस्तों, आंसर देख लीजिए, किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है दोस्तों। अपने घर में दोस्तों 1 साल या 2 साल तक बनाकर, है ना, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें देश के नागरिकों तथा गैर नागरिकों के अंशदान को शामिल किया जाता है। और देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा है, यह किसी भी देश के जीवन स्तर पर एक संकेत देता है, और किसी भी जीवन स्तर पर क्या देता है, संकेत देता है दोस्तों। इसको आप शॉर्ट में क्या लिखेंगे सकल घरेलू उत्पाद इसे कहते हैं जो उत्पादन घर के, है ना, घर के अंदर ही किया जाता है, और इसमें न टैक्स होते हैं कोई, न सरकार के कोई अधिकार होता है, और खुद बेचकर खुद मुनाफा कमाते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। समझने के लिए आप इसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट क्या है? देख लीजिए कैसे लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे यह UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयारी की गई
वह रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों की शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। क्या करता है? ये 3 चीज़ को लेकर इस रिपोर्ट में 3 चीज़ शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। मानव विकास, क्या है? मानव विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार भारत का स्थान 126वां है, 126वां है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसको समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? जो 2004 के अनुसार भारत स्थान क्या है? तो 126वां है। चलिए इसको आप समझेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद कहते हैं सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है? अवधारणा क्या है दोस्तों? आंसर लिखें दोस्तों। ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इस बात का पूर्ण ख्याल रखा जाए कि विकास का क्रम सतत जारी रहे। जैसे कोई भी चीज़ आपके उपलब्ध है दोस्तों, कोई भी संसाधन उपलब्ध है तो उस बात का ध्यान रखें कि वो क्या के समयवश चलता रहे और ऐसे प्रयोग करे कि वो आने वाले पीढ़ी भी वो प्रयोग करे। ऐसे उसी को कहते हैं सतत पोषणीय। टिकाऊ हो, जिसमें विश्वास की ज़रूरतों का खास ख्याल रखा जाए, है ना। बुंडलैंड आयोग के अनुसार सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता आयोगता से समझौता किए पूरी की जाती है ना। बोल रहा है दोस्तों, आपका अगर हम पानी मिल रहा है दोस्तों तो उसको जिस संसाधन में आप जी रहे हैं और संसाधन आप प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे कीजिए दोस्तों ताकि आने वाला पीढ़ी भी उस संसाधन का प्रयोग कर सके। कह रहा है ऐसे संसाधन, ऐसे अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान आवश्यकता के पूर्ति करते समय इस बात का पूर्ण ख्याल, है ना, बोल रहा है पूर्ण ख्याल रखा जाए कि विकास का क्रम सतत जारी, टिकाऊ हो, जारी रहे। ऐसे सतत पूरा विश्वास और ख्याल रखा जाए कि आने वाला पीढ़ी भी उसको प्रयोग कर सके। ठीक है, आप ये समझे होंगे कि सतत विकास या पोषणीय विकास क्या है दोस्तों। ठीक है, कि ऐसे कोई भी चीज़ आपको मिले कि ऐसे प्रयोग कीजिए ताकि आने वाले पीढ़ी भी उसको उस अवधारणा या विकास को कर सके दोस्तों, वो लाभ उठा पाए। ठीक है, और टिकाऊ हो, सतत विकास क्रम चलते रहे, इस बात का इसमें ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आप इसको समझ गए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखते तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया दोस्तों? इसका आंसर लिखें दोस्तों, आंसर देख लीजिए। आंसर लिखिए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। कब किया गया? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को। इसका गठन आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए नीति आयोग तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों के मध्य तालमेल स्थापित करने हेतु किया गया। क्या किया गया? ये क्यों किया गया दोस्तों, आप समझ लीजिए कि प्रक्रिया को पूर्ण करने, आर्थिक नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और राज्य के सरकार के मध्य तालमेल स्थापित करने हेतु ये क्या किया गया? ये गठन पूरा किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है राज्य के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य थे। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का अनुमोदक राष्ट्रीय विकास द्वारा ही होता है, राष्ट्रीय विकास द्वारा ही होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा तो समावेशिक विकास से आप क्या समझते हैं? समावेशिक विकास से आप क्या समझते हैं दोस्तों? उत्तर देख लीजिए, उत्तर लिखा है आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता हो। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाता है तो समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं है, तो ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को समावेशिक विकास कहते हैं। तो विकास किसे कहेंगे दोस्तों? समावेशिक विकास, जो सबको लाभ मिले, सब वर्गों को क्या मिले? लाभ मिले और सबके जीवन ऊंचा हो तथा, है ना, किसी भी वर्ग के हो वो सही से कोई अछूत हो, कोई भी चीज़ हो, सभी लाभ उठा पाए उस विकास का, है ना। तो ऐसे विकास को है क्या कहेंगे आप?
समावेशिक विकास कहेंगे। ठीक है, ऐसे विकास जिसका कोई अछूत छूत या नीचा ऊपर है ना, नीची जाति या ऊपर जाति वाले को ना देखकर सभी को समान विकास के अधिकार हो, उसे कहेंगे समावेशिक विकास। ठीक है, आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा, बहुत ही विव्या क्वेश्चन है दोस्तों। गरीबी गरीब को जन्म देती है कैसे? गरीबी गरीब को जन्म देती है कैसे? देख लीजिए दोस्तों, उत्तर लिखें दोस्तों, उत्तर लिखें। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसकी आय, आमदनी, आय, रुपए पैसे क्या होती है? कम होती है, आमदनी कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश अधिक होती है। ना उसको एजुकेशन है, वो एजुकेट है ना उसमें शिक्षा है, अज्ञानता है, वो थोड़ा उतना ना समझ पाते हैं। इसी कारण बच्चा के पैदाइश क्या होती है? अधिक हो जाती है। एक तो दोस्तों देख लीजिए, फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीब का कुचक्र आवर्तक चलता रहता है। इसका अर्थ है कि गरीब ही गरीब को जन्म देती है। एक बात पहले देख लीजिए, गरीब इसलिए गरीब है, आपको समझा है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसके पास सबसे कारण क्या? गरीबी के कारण क्या? उसकी आय होती है, कम आमदनी होती है। कम आमदनी के बावजूद भी उसमें एक चीज रहती है दोस्तों, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण क्या होते हैं? बच्चों की पैदाइश अधिक हो जाती है। सबसे पहले उसके पास बहुत आय कम है, वो ज़्यादा पूंजीपति वाला लोग नहीं होता है दोस्तों, तब भी वो बच्चा पैदा कर लेता। मतलब पहले जो पिता था वो भी गरीब था, और जो आने वाला पीढ़ी उनके संतान है दोस्तों, वो भी गरीब है। यानी इसका कह सकते हैं कि गरीब ही गरीब को जन्म देता है। जन्म देने वाला भी गरीब था और जो संतान आया दोस्तों वो भी गरीब हुआ। तो आपको ये साफ हो गया कि ये क्या है? गरीब ही गरीब को जन्म देती हैं कैसे? तो आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका अर्थ है कि गरीब ही गरीब को जन्म देता है, और यही पीढ़ी चलती आती है। यही पीढ़ी क्या आती है? चलती आती है। वो जो संतान पैदा लिया वो भी क्या करेगा? कमाएगा, खटेगा, फिर अपने पुत्र को जन्म देगा, है ना, फिर वो देगा। यही पीढ़ी चलती आती है, तो इसे कहते हैं गरीब ही गरीब को जन्म देती है। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्कीम शॉट आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद लिखा है तो बुल्ड नेट आयोग ने सतत विकास को कैसे परिभाषित किया है? देख लीजिए कैसे परिभाषित किया है दोस्तों। उत्तर लिखे हैं, उत्तर लिखेंगे तो सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रहे, ऐसा विकास जो जारी रहे। सबसे पहले ये देख लीजिए, सतत विकास या पोषणीय विकास का अर्थ होता है दोस्तों कि ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ रहे, जारी रहे, टिकाऊ रहे, पूरे दुनिया में ख़त्म ना हो, जब तक दुनिया रहे तब तक जारी रहे और टिकाऊ रहे। बुंडलेट आयोग से सतत पोषणीय को परिभाषित करते हुए बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं बिना भावी पीढ़ी को क्षमता आयोग से समझौता किए पूरी किया जाती है ना। तो ये क्या परिभाषा है दोस्तों? वुडलैंड आयोग के सतत पोषणीय विकास के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। ठीक है, वुडलैंड आयोग ने ये सतत विकास की परिभाषा दिया है दोस्तों। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है गरीबी रेखा से आपका क्या अभिप्राय है? इसका कॉलोनी के आधार पर कैसे निर्धारित होता है? देख लीजिए दोस्तों, आंसर लिखें दोस्तों, आंसर लिखेंगे आप। गरीबी रेखा से नीचे हम उस जनसंख्या को शामिल करते हैं जिसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव ना हो, जो प्रत्येक दिन सही से खाना नहीं खा पाए, उसको कहते हैं गरीबी दोस्तों। और उसको ही दैनिक अवस्था उसे जनसंख्या में रखा जाता है, गरीबी, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वैसे लोग जिन्हें 2400 कॉलोनी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कॉलोनी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त होता हो, गरीबी रेखा से नीचा माना गया। गरीबी रेखा क्या होता है? उसको नीचा माना गया है। उन्हें बीपीएल के नाम से भी जाना जाता है। जो बीपीएल है दोस्तों, उसको सबसे गरीबी रेखा के नाम से जाना जाता है। जिसके घर में बीपीएल है दोस्तों, वो कमेंट करके जरूर बताएं किसके घर में बीपीएल राशन कार्ड होता है तो, और कौन कौन बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, आप समझ लीजिए। ये भी क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं और वो उसकी
क्या प्रति व्यक्ति आय जो दोस्तों सबसे कम है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्त, इसको आप समझे होंगे। उसके बाद लिखा है गरीबी को परिभाषित करें। गरीबी को परिभाषित करें, गरीबी क्या है। देखिए जो उत्तर लिखे हैं दोस्तों, वैसी स्थिति जब किसी व्यक्ति को निजी की जीवन की न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता है, जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास की सुविधाएं उपलब्ध ना हो पाते हैं, गरीबी कहलाते हैं। गरीब की परिभाषा कोई नहीं दे सकता दोस्तों, गरीबी क्या चीज़ होती है एक गरीब ही समझ सकता है। मतलब भी लिखे हैं दोस्तों, देख लीजिए आपको समझाने के लिए, वैसी स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं, जीवन की सबसे कम आवश्यकता क्या होती है, एक भोजन होती है दोस्तों, वस्त्र एवं आवास होती है, भोजन होती है, एक वस्त्र होती है और एक रहने का घर होता है दोस्तों। आवश्यकता उपलब्ध ना हो पाते हैं, उसको ही गरीब कहते हैं और गरीबी कहा जाता है दोस्तों। निर्धनता का दूसरा नाम कम वास्तविक आय है। क्या है निर्धनता का दूसरा नाम, क्या है, कम वास्तविक आय है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, गरीबी के दुष्चक्र का क्या परिणाम है। गरीबी के दुष्चक्र का क्या परिणाम है। आंसर देख लीजिए दोस्तों, आंसर क्या लिखा है, गरीबी गरीब को जन्म देती है। आपको समझाए गरीबी को कैसे जन्म देती है, गरीबी गरीब को कैसे जन्म देती है, जिससे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेंगर नाम से गरीब के दुष्चक्र के रूप में परिभाषित किया गया है। इनके अनुसार लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि इसमें गरीबी है, गरीब इसलिए है क्योंकि इसमें गरीबी है, और गरीबी इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उन्हें अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम आय होती है। पुनः अगली पीढ़ी में भी स्थिति बनी रहती है, अगली पीढ़ी में क्या होती है, स्थिति बनी रहती है दोस्तों, और गरीब का कुचन चलता रहता है। गरीब का कुचन क्या होता है, चलता रहता है। इस एक कौन परिभाषित किया ऐसा दोस्तों, आपका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेंगल ने। ठीक है, रेंगल नाम गरीब कुचन के नाम दिया है कि गरीब कैसे गरीब होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों, इसको आप समझे होंगे। उसके बाद लिखा है बीमारू राज्य में भारत के किन प्रांतों को शामिल किया जाता है दोस्तों। देख लीजिए कौन कौन सा बीमारू राज्य है दोस्तों। इसके अंतर्गत उत्तर लिखें, इसके अंतर्गत बिहार। सबसे पहले जो बीमारू या पिछड़ापन में राज्य आते हैं दोस्तों, वो बिहार आते हैं, क्योंकि आपको पीछे बता चुके हैं दोस्तों, जब तक जनसंख्या, शिक्षा का प्रसार और बाढ़ पर नियंत्रण और उद्योग का विकास नहीं होगा दोस्तों बिहार में, तब तक पिछड़ापन से वो नहीं हट सकते हैं। दूसरा राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश, क्या है पिछड़ापन में दूसरा राज्य क्या है, मध्य प्रदेश। तीसरा है दोस्तों असम, और चौथा है दोस्तों राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया गया है। तो बीमारू राज्य में कौन कौन सा राज्य शामिल है दोस्तों, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। आर्थिक पिछड़ापन के कारण इन्हें इस नाम से जाना जाता है। आर्थिक मतलब क्या होता है दोस्तों, रुपए पैसे के कारण ही बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है, बीमारू राज्य में गिनती किया जाता है। यानी पिछड़ापन कीजिए या बीमारू राज्य कहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये बहुत ही भिविया क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बार बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और दोस्तों सब्जेक्टिव में तो पूछ भी करेगा। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, तीसरा संसार अथवा दक्षिण किसे संबोधित किया जाता है। देख लीजिए दोस्तों, आंसर लिखा है, वैसे अर्थव्यवस्था जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, क्या हो, आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें तीसरा संसार अथवा दक्षिण या विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि। वे अर्थव्यवस्था जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से क्या है, रुपए पैसे से कमजोर है, उन्हें तीसरा संसार अथवा दक्षिण या विकासशील क्या जाता है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे भारत, बांग्लादेश और नेपाल है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा संसार अथवा दक्षिण क्षेत्र संबोधित किसे किया जाता है, आप इसको समझोगे। बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद लिखा है दोस्तों, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के प्रमुख सूचक कौन से हैं, समझाए। देख लीजिए उत्तर लिखे हैं। उत्तर जीवन की भौतिक गुणवत्ता के प्रमुख सूचक है, फर्स्ट है दोस्तों प्रत्याशित औसत आयु। भारत में
औसत प्रत्याशी आयु आज भी विकसित देशों की तुलना में कम है। विकसित देशों में क्या है? तुलना में कम है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों महिलाओं की औसत आय 66.9 वर्ष है, जबकि पुरुषों की औसत आयु 63.9 है, जबकि विश्व के विकसित देशों में यह 70 ये क्या है दोस्तों? ये 70 वर्ष से अधिक है। 70 वर्ष से क्या है? अधिक है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष की आयु से पहले शिशु मृत्यु कहलाती है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। मृत्यु की संख्या। और देख लीजिए तीसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों आपका। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे मौलिक साक्षरता दर। किसी समाज में 15 वर्ष की कुल जनसंख्या 15 वर्ष से ऊपर की साक्षर लोगों की संख्या के प्रतिशत को मौलिक साक्षरता दर के रूप में कहा या जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, आप इसको समझेंगे दोस्तों मौलिक संख्या दर और दोस्तों शिशु मृत्यु दर। और पहला पॉइंट लिखे तो पहला पॉइंट बताया दोस्तों प्रत्याशित औसत आयु। ठीक है दोस्तों, जीवन की मौलिक भौतिक गुणवत्ता के प्रमुख सूचक ये तीनों थे दोस्तों, आपको बता दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर आप पहुंच गए दोस्तों। सारे क्वेश्चन आप कर लिए दोस्तों, 1 से लेकर 36 तक आप क्वेश्चन किए दोस्तों। मैं ऐसा करता हूं कि सारे क्वेश्चन को आप समझे होंगे। मैं प्रयास किया आपको दोस्तों कि समझाने का, तो नहीं समझेंगे दोस्तों कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और सही से कॉपी उतार के नोट बना के सही से उसको पढ़ के दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।